हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। आप सभी को पता ही है नीट 24 का पेपर नीट का हो ही चुका है। पेपर बहुत अच्छा आया है। अगर हम पिछले साल से भी कंपैरिजन करें तो वैसे ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से अलग भी हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा है। और जिसने अच्छे से ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ होगा। तो हम बायो के कुछ क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन और उनके क्या आंसर, क्या सॉल्यूशन, क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of, बोल रहा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो मेलोनेट एंजाइम, मेलोनेट की बात कर रहा है, ये इनहिबिट करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, बात यहां पर ये हो रही है। तो ये कौन से तरह का इनहिबिशन है, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं यहां पर कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसके लिए सबस्ट्रेट होता है सक्सिनिक एसिड, और उसी सक्सिनिक एसिड की तरह है ये भाई, ये सक्सिनिक एसिड है यहां पर, इसी की तरह यहां पर इसी की एक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसकी एक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है मेलोनेट। तो मेलोनेट जो है यहां से एक्टिव साइट से आकर जुड़ जाता है और सक्सिनेट को जुड़ने से रोक लेता है, मतलब ये कंपटीशन कर रहा है। तो बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा इनहिबिशन हुआ बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 पहले पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के डोमिनेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है। एनसीईआरटी का एज सच क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। मेंडल का डोमिनेंस कंसेप्ट साफ कहता है कि जो दो अलील होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, उसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, मतलब ये चीज़ डोमिनेंट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द करेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। इस लाइन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है और ये लाइन डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है भी नहीं। अगर मैं कहता हूँ F2 जनरेशन में दोनों करेक्टर रीअपियर हो जाते हैं, तो ये बात दरअसल डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ जो ये वर्ड दे रखा है एक्सप्रेशन, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। सो ये जो लाइन है ये डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सेग्रीगेशन में जाती है। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा अलील पेयर में होता है, और जो ये पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर कभी कहा जाता था, ये आजकल डोमिनेंस में लिखा जाता है। आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा फैक्टर पेयर में होते हैं। फैक्टर और डोमिनेंस की सारी बातें लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख रखी है, ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। सबसे पहली चीज़ तो यही कही गई है कि जो डिस्क्रीट स्टेबल इंडिपेंडेंट यूनिट है उसको फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर पेयर में होता है, पेयर में से फिर एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर टॉल एंड ड्वार्फ का जैसे सपोज की क्रॉस कराया तो F1 में सिर्फ टॉल आया और उसी को उन्होंने डोमिनेंट कहा। तो ये सारी बातें जो है डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या चीज़ जो डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं है वो बी वाला नहीं है। हमें पूछा है कि क्या होना चाहिए, तो ए, सी, डी और ई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ, ठीक है। बी वाला डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो जाएगा सेग्रीगेशन के साथ, ओके। चलिए बच्चों, तो बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन की बात करते हैं। लेसिथिन की बात कर रहे हैं यहां पर, कोड T5 क्वेश्चन नंबर 103 कि लेसिथिन जो है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। बोल रहा है कि लेसिथिन किसका एग्जांपल है, यहां पर ये वाली बात हो रही है। तो लेसिथिन किसका एग्जांपल है भाई, लेसिथिन हम कहते हैं ये जो है फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये लिपिड है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो कि एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट का काम करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 104 मेज लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड।
देखिए ए दे रखा है आपको न्यूक्लियोलस, ठीक है, दूसरा दे रखा है आपको सेंट्रियोल, थर्ड दे रखा है ल्यूकोप्लास्ट एंड फोर्थ दे रखा है गोल्जी एपरेटस। हमको इसके फंक्शन देखने हैं। सबसे पहले अगर अपन न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसका काम है आरएनए सिंथेसिस यानी राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा अगर अपन सेंट्रियोल की बात करें तो अगर इस सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्ट व्हील यानी एक बैलगाड़ी के पहिए की जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, जिसमें 9 रेडियल क्या देखने को मिलती है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंटर में हब देखकर रेडियल स्पोक से जुड़े हुए होने की वजह से वो कैसी देखती है आपको, कार्ट व्हील। फिर अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, देखो प्लास्टिड के 3 पार्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है सिर्फ स्टोरेज का काम, या तो वो प्रोटीन को स्टोर करेगा या लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे पहला बात दे रखा है यहाँ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी बॉडी का काम है ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, और दूसरा ग्लाइकोसाइडेशन क्या है, लिपिड का मॉडिफिकेशन। लिपिड का मॉडिफिकेशन यानी लिपिड के ऊपर शुगर को ऐड करना। तो अगर हम बात करें तो जो फोर्थ है उसका जो आंसर है वो क्या हो गया इसका, फर्स्ट। दूसरा बोल रहा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, कार्ट व्हील। नंबर 3 बोल रहा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है न्यूट्रिएंट को स्टोर करना, यानी ल्यूकोप्लास्ट का क्या हो गया, फोर्थ। और लास्ट अपने बात आ रही है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का मैंने बताया था, न्यूक्लियोलस वो साइट है जहां पर आरएनए क्या होता है, सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस का क्या हो जाएगा, थर्ड, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जाएगा ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मॉर्फोलॉजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल आपसे पूछे, आपको पता है फेबेसी फैमिली जो है वो होती है जाइगोमॉर्फिक। उसके अलावा जितनी फैमिलीज हमारे पास है मोस्टली वो कैसी हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो यहाँ आपके पास एग्जाम्पल्स की बात करें, पाइसम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। पाइसम की फैमिली की बात करें तो आपको पता है ये कैसी है, फेबेसी फैमिली। सेजबानिया अगेन फेबेसी फैमिली, केसिया फेबेसी फैमिली। आपके पास धतूरा सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बिल्कुल एकदम। हेलो बच्चों, अभी हम लोग फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यहाँ पे फिजियोलॉजी से बच्चों इस बार 8 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, और अगर मैं इसका लेवल देखूँ तो ये इजी टू मीडियम जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें से 3 चैप्टर्स ही फिजियोलॉजी में लिए गए हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग फोटोसिंथेसिस पे जाते हैं। बच्चों फोटोसिंथेसिस में आपको दिया गया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। पहली बात तो साइकिल कौन सा है, केल्विन साइकिल है, ठीक है। और कितने हमें CO2 1 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करना है, ठीक। और इसके फिक्सेशन के लिए कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP, ठीक है। RUBP क्या है, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन कंपाउंड एटमॉस्फेयर से कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, मान लीजिए हम ये प्रोसेस कहते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। तो प्रोसेस हो गई इसमें कार्बोक्सिलेशन, ये है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन बच्चों, इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से RUBP जो कि खुद 5 कार्बन कंपाउंड है, ये जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर से CO2 प्लस वाटर, ये 1 CO2 है और 1 वाटर है, इसको लेकर के फिक्स करता है। और इसके फिक्सेशन के बाद ये बनाता क्या है, इसके फिक्सेशन के बाद बच्चों आप देखिएगा, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ और फिक्सेशन के बाद उसने बनाया एसिड। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड कितने मॉलिक्यूल बनेगा, आप कार्बन को काउंट करिए। 5 कार्बन और एक ये 6 कार्बन हो गए। यहाँ 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब इस 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन,
ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस में अगर हम लोग देखें, यहाँ आप देखेंगे प्रोसेस क्या है बच्चों, रिडक्शन है, ये प्रोसेस है रिडक्शन। ठीक, इस रिडक्शन प्रोसेस में कितने एटीपी कितने एनएडीपीएच रिक्वायर्ड हैं, तो आपको यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है 2 एटीपी कंज्यूम होगा। आप कह रहे हो एनसीईआरटी ने तो एक ही एटीपी लिख रखा है, तो बेटा मॉलिक्यूल 2 हैं, एनसीईआरटी ने सिंगल मॉलिक्यूल से आपको दिखाया है। जब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 एटीपी रिक्वायर्ड है। एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट एक्टिव हो गया तब आपको बताना है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ 2NADPH डॉट 2H+, ये रिडक्शन के लिए ज़रूरी है। यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी लेकर के 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तब NADPH का हाइड्रोजन लेके ये रिड्यूस हो जाएगा और उससे फॉस्फेट निकल जाएगी। ठीक, तो आपको बताना है नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर जब रिडक्शन हो गया तो रिडक्शन के बाद ये 2 ATP 2 ADP में कन्वर्ट हो गया, और जब NADPH भी इससे रिलीज मतलब हाइड्रोजन यूज़ हो गया तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया 2NADP+ में, और साथ ही जब रिडक्शन होने लगता है तो बच्चों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, अब इस रिडक्शन के बाद आपको ध्यान रखना है ये क्या बनाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बनाता है, ट्रायोस फॉस्फेट, ये बनाता है बच्चों ट्रायोस फॉस्फेट। क्या है ये है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl, क्योंकि एसिड बच्चों जब एसिड का रिडक्शन होता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल PgAl बनेगा, क्योंकि अभी भी कोई कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज नहीं हो रही है, तो जितने कार्बन हमने लिए हैं उतने कार्बन काउंट आपको देखने पड़ेंगे कि यहाँ 6 कार्बन है तो ये भी 6 कार्बन बनाएगा। अब इसमें से बच्चों कुछ मॉलिक्यूल ये तो ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल आपको बताना है फिर से प्रोसेस होगी रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में फिर से RUBP बनेगा, तो प्रोसेस आपको बतानी है बच्चों, यहाँ पर ये है प्रोसेस रीजनरेशन। इस रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से क्या बन जाएगा, RUBP बन जाएगा। तो बच्चों रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से बना RUBP, लेकिन ये आपको याद रखना है इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए फिर से एक ATP रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों फिर से एक ATP ये कंज्यूम करेगा, तब जा कर के इसको कन्वर्जन होगा किस में, RUBP में, ये ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब आप देखो बना क्या होगा भाई, अगर रिबेलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बन रहा है तो ये पहले रिबेलोज 1 फॉस्फेट बना होगा। ठीक है, तो ये रिबेलोज 1 फॉस्फेट जब ATP ले रहा है तब रिबेलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बन रहा है। ये साइकिल क्या है, C3 साइकिल है, जिसको डिस्कवर किया था किसने, केल्विन ने। ठीक है, तो बच्चों C3 साइकिल में आप देखिएगा हर बार एक एक कार्बन CO2 के फॉर्म में लेकर के यहाँ रिलीज किया जा रहा है ताकि ग्लूकोज बने, और फिर से RUBP बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए हर बार उसको एक एक कार्बन चाहिए, तो 6 टर्न ये साइकिल चली, तब जा करके ये क्या बनेगा, ग्लूकोज। बट सिंगल टर्न, क्योंकि सिंगल टर्न में ध्यान से सुनिएगा, सिंगल टर्न में यहाँ पर इस साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, इस साइकिल को डिस्कवर किया था बच्चों केल्विन और बेंसन ने। ठीक, तो केल्विन साइकिल इसी को कहते हैं, पहली बात तो ये जान लो। दूसरा, इसमें से आपको बताना है कि एक CO2 देखो फिक्स हो रही है, ये है ना, ये एक CO2 फिक्स हो रही है, तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP चाहिए, ये देखिए 2 ATP ये हो गया और एक ATP ये हो गया, कितने ATP हो गए, 3 चाहिए। और कितने NADPH चाहिए, ये देखिए 2 NADPH चाहिए, तो 3 ATP 2 NADPH are required to fix 1 molecule of CO2 in C3 और केल्विन साइकिल। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा 3 molecule of ATP and 2 molecules of NADPH, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो प्रोसेस उसमें और भी होते हैं, डिफ्रेंसिएशन, मैच्योरिटी, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों वहाँ से देखें, फॉर्मेशन ऑफ, अगर बच्चों यहाँ हम देखें तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मान लो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनना है, ठीक है, किससे बन रहा है,
फ्रॉम फुली डेवलप पैरेन्काइमा सेल्स, यानी ये सेल क्या है, मैच्योर है, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, तो आपको बताना है सबसे पहले बच्चों, जो ये पैरेन्काइमा सेल है ये डिफरेंशिएटेड है, मैच्योर है, पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएटेड यानी मैच्योर है, ठीक है। अभी मैं इसको बताती हूँ कैसे आपको करना है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के बाद ही मैच्योर सेल बनती है, ठीक। दूसरा देखो, बनाना क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा है। तो बच्चों इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक डिवाइडिंग टिश्यू है, ये डिवाइड होकर के आगे चल करके क्या बनाएगा, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू बच्चों अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इस ये डिवाइडिंग है, अनडिफरेंशिएटेड कह दीजिए कि यहाँ पर ये अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, या इसी को हम लोग कह देते हैं ये डिवाइडिंग टिश्यू है। क्या है बच्चों, ये डिवाइडिंग टिश्यू है, ये डिवाइडिंग टिश्यूज हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर पैरेन्काइमा तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, डिफरेंशिएशन के बाद बना है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अनडिफरेंशिएशन है हो रहा है, इसका मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। अगर डिफरेंशिएटेड टिश्यू है और वो अनडिफरेंशिएटेड हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन चला जा रहा है, जब डिफरेंशिएशन चला जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ये जो कन्वर्जन है ना, इस कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, यहाँ से डिफरेंशिएशन रिमूव हो रहा है, तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। यही आपको बताना था, ये तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन हो गया। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही है सबको। तो जब भी डिफरेंशिएशन हट जाए, यानी टिश्यू डिफरेंशिएटेड से होकर अलग हो जाए, फिर से डिवाइडिंग बन जाए, इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। आप देखो ये जो है डाइकॉट स्टेम है, इसमें वैस्कुलर बंडल सारे रिंग में बच्चों इस तरीके से अरेंज है, और इसमें अंदर की ओर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये सब जो है बाहर की ओर क्या है, सब डिफरेंशिएटेड है, और ये पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तब डाइकॉट स्टेम में बीच में पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रेज ये फिर से जो है डिवाइड हो रही है, देखो डिवीजन स्टार्ट करी तो ये क्या बना रही है, ये बना रही है बच्चों इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देखो ये बना रही है एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू, फिर से डिवाइडिंग टिश्यू बन रहा है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ गई। अगर मैच्योर टिश्यू फिर से डिवाइडिंग हो जाए, मैच्योर टिश्यू फिर से डिवाइडिंग हो जाए, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन हट गया है, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, राइट। बच्चों यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। लॉन को वीड फ्री करना है, वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, इसको हटाना है, ठीक है, बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास एज ऑक्सिन। जानते हो ऑक्सिन में आपको एग्जाम्पल लेना होता है बच्चों 2,4-D है ना, दूसरा है 2,4,5-T, ठीक है, ये है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है, और दूसरा 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये 2,4-D 2,4,5-T है तो ऑक्सिन ही, लेकिन वीडी साइड की तरह एक्ट करते हैं। ये केवल और केवल ब्रॉड लीफ, जिसे हम डाइकॉट कहते हैं, डाइकॉट की लीफ ब्रॉड होती है ना भाई, ऐसे बनाते हो, तो अगर मैं ऐसे डाइकॉट लीफ कहूँ, देखो ये है ब्रॉड लीफ, तो ब्रॉड लीफ को जो है ये लीफ फॉल करके क्या करता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जितने मोनोकॉट्स हैं जिनमें लीफ ऐसे इलोंगेटेड है ऐसे, तो इनमें कोई इफेक्ट ये नहीं करता। इसी का रीज़न देना था, ऑक्सिन क्यों जो है जितने भी लॉन्स हैं उनको वीड फ्री कर सकता है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रहा है किसको, ग्रास को, और ग्रास क्या है, मोनोकॉट। तो सीधा सा आंसर होगा पहला, देखो ऑप्शन, डज नॉट इफेक्ट मेच्योर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, यही आंसर है बच्चों डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से। ये कभी भी मेच्योर मोनोकॉट प्लांट को जो है इफेक्ट नहीं करता है। ग्रासेस हैं, वीट, बार्ली, मेज, ओट, राइस, शुगर केन, सॉर्गम, बैम्बू ग्रासेस, सब जो है मोनोकॉट्स हैं और इनको इफेक्ट ही नहीं कर सकता है। इससे डायरेक्ट आंसर था ये फर्स्ट। अब आप कहते हो कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस, भाई सेल डिवीजन ग्रासेस में करता तो ग्रासेस की तो ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ को बढ़ाता थोड़ी है ये, इससे ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग है। फर्स्ट वाला तो सही था, सेकंड वाला ये है, ये रॉन्ग है,
नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल नहीं। एपिकल डोमिनेंस के लिए बच्चों अदर ऑक्सिन होते हैं, कभी जो वीडी साइड की तरह एक्ट करते हैं वो एपिकल डोमिनेंस नहीं करते। प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, मैच्योर लीव्स का ये केवल एब्सिशन करते हैं, लेकिन नॉर्मल दूसरे ऑक्सिन है ये नहीं। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास बच्चों? फर्स्ट है। बच्चों इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायर्ड है। अब देखो, पहले तो आप कहोगे लाइट, बिल्कुल नहीं बच्चों, डार्क रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। समझ में आ गया? इसमें पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इसमें बच्चों लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट की ज़रूरत लाइट रिएक्शन में है जो एटीपी बनाता है। देखो, इस लाइट की ज़रूरत कहाँ है? लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में नहीं है। ये लाइट रिएक्शन में इसकी ज़रूरत है और तब ये बना देता है एटीपी और NADPH। मेरे ख्याल में समझ में आ गया है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या क्लोरोफिल की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल भी बच्चों लाइट रिएक्शन ही करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एटीपी NADPH बनाता है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है एब्जॉर्ब करके। लाइट एनर्जी है और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको एटीपी NADPH यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब CO2 बिल्कुल सही है। डार्क रिएक्शन में CO2 नहीं होगा तो ग्लूकोज बनाएगा कौन? CO2 की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए बच्चों 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों सही है। तो CO2 भी चाहिए, ATP भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, ठीक है, ताकि CO2 ग्लूकोज बना सके। ग्लूकोज का कार्बन है ये, और दूसरा ATP उसको एनर्जाइज करने के लिए चाहिए। तब NADPH अपना हाइड्रोजन देके उस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा C6H12O6 में। तो राइट आंसर देखते हैं क्या है इसमें से, CDE। जल्दी से चेक करिए, ये फर्स्ट आंसर है बच्चों, C, D and E ओनली। हम यहाँ पे अगर D and E ओनली कह देंगे तो बच्चों C भी तो आ रहा है, तो ये तो वैसे ही है, और A तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, B भी रॉन्ग है, B रॉन्ग है। इससे आंसर करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट, A और B बिल्कुल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक ऑपरॉन टॉपिक का क्वेश्चन। लेक ऑपरॉन में हम पढ़ते हैं 3 तरह के जीन होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। इसमें से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेकडाउन तो एक ही एंजाइम से होता है, लेकिन तब भी हमें 2 एंजाइम और चाहिए होते हैं। उसमें एक होता है परमिएज। परमिएज क्या करता है? परमिएज बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज करता है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लैक्टोज के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो लैक्टोज अंदर तभी आता है जब परमिएज होता है, तो परमिएज एंट्री में हेल्प करता है। और ट्रांसएसिटाइलेज आपने पढ़ा होगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लैक्टोज को जो है ट्रांसपोर्टेड टू द सेल, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो हमारा आंसर ऑब्वियस ही बात है, हमारा आंसर हो जाएगा परमिएज, ठीक है। सो बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिएज एंजाइम चाहिएगा, तो परमिएज विल बी द आंसर, फर्स्ट आंसर। बच्चों यहां पर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन नंबर 111, कोटिफाई द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। भाई कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के कोफैक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो कोफैक्टर क्या होता है? देखिए, कोफैक्टर की जब अपन बात करते हैं, हम कहते हैं जो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं उसमें एक पार्ट तो प्रोटीन होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो नॉन प्रोटीन होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। तो यहां पर इसी कोफैक्टर की बात की हुई है कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कोफैक्टर क्या होगा। तो बच्चों कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में क्या होता है? कोफैक्टर की तरह काम करता है जिंक। इसमें प्रोटीन पार्ट से क्या जुड़ा होता है? जिंक जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर
which is destined to form root when the set germinates। तो आपसे पूछा है कि रूट का फॉर्मेशन जो है वो इस सीड के कौन से पार्ट से बनेगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पर लेबलिंग की, तो कॉलियोप्टाइल कोलियोराइजा आपको ए और डी में दिया हुआ है, उसके बाद बी इज प्लूम्यूल एंड सी इज रेडिकल। तो आपको पता है कि रेडिकल जो है वो डेवलप होता है रूट में, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट, आपको देखना कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। नंबर 1 बोल रहा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट कि लेप्टोटीन स्टेज के अंदर आपको क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ये लेप्टोटीन किसकी है? प्रोफेज मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज है। दूसरा बोला स्टेटमेंट 2, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है क्या कि पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जैसे ही सेल किस में जाएगी, डिप्लोटीन के स्टेज में एंटर करेगी, एंटर करते ही जो जाइगोटीन में आपके सिनेप्सिस बने थे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो किस में होगा? डिप्लोटीन स्टेज में। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 114। 114 क्या बोल रहा है? द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटनेड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। यानी आपको यहाँ पे बोल रहा है ऐसी थ्रेटनेड स्पीसीज जो आगे इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसको आप नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किसी अलग हैबिटेट में आप क्या कर रहे हो? प्लेस करके वहाँ पे उसका कंजर्वेशन कर रहे हो। यानी ये एक टाइप का एक्स सिटू कंजर्वेशन है। कौन सा है? एक्स सिटू, क्योंकि 2 कंजर्वेशन है, एक इन सिटू है, दूसरा एक्स सिटू है। अगर हम इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन उसका ऑन साइट यानी नेचुरल हैबिटेट के अंदर उसका कंजर्वेशन करते हैं। जबकि ये बोल रहा है कि थ्रेटनेड स्पीसीज को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आउट ऑफ हैबिटेट, यानी उस हैबिटेट को छोड़कर कहीं और ले जा रहे हैं। मतलब कैसा हो गया? एक्स सिटू कंजर्वेशन। ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है? सेमी कंजर्वेशन मेथड, नॉट। दूसरा बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं, ये कोई कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। फिर बोला इन सिटू कंजर्वेशन, नहीं, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होगा? ऑन साइट, यानी उसी जगह पर आप क्या करो? कंजर्वेशन करो, तो वो क्या है? इन सिटू। नेक्स्ट बोला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? फोर्थ। यहाँ पे आपको एक्स सिटू कंजर्वेशन ना देकर डायरेक्ट क्या दे दिया है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड टिश्यू। देखिए, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 अलग अलग टाइप के टिश्यूज आपके पास होते हैं। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा इज डेफिनेटली अ लिविंग टिश्यू, बट कोलिनकाइमा की बात करें तो कोलिनकाइमा जो है ये भी लिविंग है बच्चों। इसीलिए आपका ये जो है ये दोनों सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? कोलिनकाइमा इज डेड। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट 1 हो गया गलत और स्टेटमेंट 2 हो गया करेक्ट। बात करें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116, ये आपके क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लॉजिस्टिक ग्रोथ से। लॉजिस्टिक ग्रोथ से क्वेश्चन क्या है? dn/dt इज इक्वल टू rn k - n/k। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये k किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, dn/dt रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ को, यहाँ पे r रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को, n कर रहा है इनिशियल पॉपुलेशन साइज को, n यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉपुलेशन साइज को, जबकि k किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरिंग कैपेसिटी, यानी वहाँ के रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितनी पॉपुलेशन को वो गेन कर सकती है। तो k किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। डन।
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन माइक्रोब से और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल। आपके पास मैच द फॉलोइंग है जिसमें आपको माइक्रोब दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की, तो ये फॉर्मेशन करता है ब्यूटाइरिक एसिड का। सैक्रोमाइसिस की बात करें तो इथेनॉल बना रहा है। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ये साइक्लोस्पोरिन है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर देखें तो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से है। आपको क्राइटेरिया पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया। ध्यान रखना, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंगल क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया नहीं है ये बताना है आपको। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्राइटेरिया है बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी क्राइटेरिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम क्राइटेरिया है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। देखिए ये टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है और हमारी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टिश्यू कल्चर को बायोटेक के अंदर ही डाल दिया गया है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पूरा प्लांट जनरेट करना एक सेल से, एक सेल पूरा प्लांट बना दे, इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। सेल की वो एबिलिटी जिससे कि पूरा प्लांट बन जाए उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। उसी वजह से प्लांट, एक सेल से हम पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल में इस तरह की टोटीपोटेंसी बहुत कम रह जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा, टोटीपोटेंसी। डिफरेंशिएशन अलग चीज़ है, सेल का स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन कहलाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में सोमेटिक सेल फ्यूज की जाती है, ये भी अलग चीज़ है। और माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर से नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज करने को कहते हैं, लेकिन एक सेल से पूरा प्लांट बना लेना क्या कहलाएगा, टोटीपोटेंसी। ओके, आंसर हो जाए इसका 3rd। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए देखिए यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये बायोटेक का क्वेश्चन है। देखिए, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC। बिल्कुल, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो क्राई जीन कहा जाता है वो जीन जो कि एक प्रोटीन बनाता है जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं, CRY1AC, CRY1AB, CRY2AB, 2-3 जीन जो कि मैं एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग जीन होता है। CRY1AC इज वन ऑफ द जीन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis। ये चीज़ भी हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis में बीटी कभी उसको नुकसान नहीं करता, जबकि वो इतना टॉक्सिक प्रोटीन होता है। उसका कारण यही है कि ये प्रोटीन उस बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, इसीलिए तो इसका नाम क्राई जीन रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव। जैसे इंसेक्ट इसको खाता है तो इंसेक्ट की बॉडी में जाकर और उसके मिडगट में जाकर के ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। लेकिन गड़बड़ क्या है, फ्रॉम एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। अब आप पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ गड़बड़ है एसिडिक पीएच, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, एल्कलाइन पीएच। ये इनएक्टिव क्रिस्टल एक्टिव क्रिस्टल में एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट होते हैं, एसिडिक में नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया गलत और ये स्टेटमेंट हमारा होगा सही। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये आंसर हो जाता है इसका पहला। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को बच्चों ज़रा चेक किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप में आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है बच्चों इसमें से। तो सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले, द फ्लावर्स ऑफ वेलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल रॉन्ग। जानते हो, पहली बात तो वेलिसिनेरिया है क्या, हाइड्रोफाइट है। वेलिसिनेरिया क्या है बच्चों, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर मैं वेलिसिनेरिया के रिस्पेक्ट में बोलूँ ये है, तो वेलिसिनेरिया क्या है, पहली बात तो ये क्या है, हाइड्रोफाइट है। ठीक, और हाइड्रोफाइट्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इसमें ये हाइड्रोफाइट है बच्चों, और पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, यानी ये हाइड्रोफिली है। पॉलिनेशन होगा वाटर के थ्रू, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर बच्चों वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव, फ्रेग्रेंट एंड विद नेक्टर।
कोई भी इसमें अट्रैक्शन की, कोई भी फ्रेगरेंस की और नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पहला ऑप्शन यही कह रहा है फ्लावर ऑफ वेलिसनेरा कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नो, फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होगा, है ना, तो आपको लिखना है नो नेक्टर, कोई नेक्टर इसमें नहीं बनेगा। दूसरा आपको बताना है ये नो नेक्टर है, और दूसरा आपको बताना है फ्लावर नो, मतलब कोई फ्रेगरेंस भी नहीं होगी इसमें, फ्रेगरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। और नॉट अट्रैक्टिव लिख दो, है ना, ये नॉट अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव भी नहीं होंगे, इससे कलरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। चलो सेकंड देखो, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल सही है। अगर आप एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखेंगे तो एनसीईआरटी लिखती है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इसमें पॉलिनेशन विंड और किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू नहीं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, किसके थ्रू पॉलिनेट होगा, ये इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है या विंड के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल सही है बच्चों। और इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, बाई म्यूसिलेज, है ना, म्यूसिलेज क्या है बच्चों, पॉलीसेक्राइड है, तो म्यूसिलेज के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सही है। तो इसको स्टेटमेंट को हम बिल्कुल सही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल सही है, जैसे जॉस्टेरा, जॉस्टेरा में देखिएगा, जॉस्टेरा मरीना में बच्चों फिलामेंटस पॉलन होता है, ये इलोंगेटेड और फिलामेंटस है, रिबन लाइक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि पॉलन जो होते हैं बच्चों वो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू मूव कर रहे हैं, वाटर करंट के थ्रू मूव कर रहे हैं, उन्हें अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, इससे पैसिवली होगा, ठीक। एक पॉइंट थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि इससे सम दिया है बच्चों, सम नहीं, मोस्टली हाइड्रोफाइट्स हैं, लेकिन हम इनके ऑप्शंस को अगर देखते हैं कि भाई फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, तो ए वाला तो हमारे पास देखो ये ए है, ये है, ये तो वैसे ही गड़बड़ हो गया। दूसरा देखते हैं, बी सी डी एंड ई ओनली, तो बच्चों बी सी डी एंड ई ओनली अगर कहा जाए तो ये तब भी सही है, क्योंकि बी तो हमारे पास राइट आंसर है, तो बी तो ऑब्वियसली होगा। तो आप देखो बी सी डी ई सब दिया हुआ है, यहाँ कहीं बी नहीं दिया है, सी डी एंड ई ओनली है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि बी सी डी और ई को हटा दे, ऐसा कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 122 क्वेश्चन, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द 3 रीजन। मॉलिक्यूलर बेसिस में आपने ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी होगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो हिस्सा होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, और उसमें 3 हिस्से होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इस तरह से बनाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें एक रीजन आगे की तरफ, एक रीजन पीछे की तरफ होता है। ये जो रीजन होता है ये प्रमोटर होता है, ये होता है टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर, और बीच वाला जो रीजन है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ जीन का इनिशिएशन पॉइंट है, इससे आगे वाला हिस्सा अपस्ट्रीम और इससे इधर का हिस्सा डाउनस्ट्रीम कहलाता है। ओके, नाउ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन इन डीएनए एंड दीज आर विद रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम रीजन कौन कौन से होंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर हो जाता है सेकंड। वैसे ही क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, देखिए इसके अंदर यहाँ पर इंड्यूसर रिप्रेसर लिखा हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तो इंड्यूसर रिप्रेसर वैसे ही नहीं होता है। यहाँ भी ये स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, ये सब लेकोप्रोन के पार्ट हैं। यहाँ ट्रांसपोजोन लिखा है, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है तो 3 ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका आंसर एक ही होगा, ये सेकेंड ऑप्शन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ओके, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपसे पूछा गया है अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं आपको पता है मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो ग्रासेस होते हैं उनके अंदर मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट्स, देखिए फोटोसिंथेसिस की रेट को नहीं बढ़ाता है, गलत है। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसिस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स, ये भी गलत है।
इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। देखिए आपको पता है कि वो लीफ को कर्ल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और 4th ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम द सॉल्ट स्ट्रेस, तो ये भी सॉल्ट स्ट्रेस विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये ओवरी के कौन से पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ बाकी के वर्ड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं दोनों ही कंडीशन में, और ओवरी एनक्लोज नहीं है, इसीलिए आप इसको मिडिल कंडीशन यानी कि हम कहेंगे कि हाफ इंफीरियर ओवरी आपको दिया हुआ है, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। तो ये ए और बी दोनों ही कंडीशन कैसी है बच्चों, पेरीगाइनस कंडीशन, एनसीईआरटी का डायग्राम। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए एंड बी बोथ डिनोट पेरीगाइनस कंडीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज द फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इन एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ये बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर के पहले ही पेज पर आपको एक पैराग्राफ में दे रखा है, आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल डीएनए जिसको हम डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, उस डीएनए को अगर हम सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो होस्ट सेल जिसमें हमें कोई जीन ट्रांसफ़र करना है, तो कोई जीन या कोई डीएनए अपन ने उसमें सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया, साफ लिखा ओनली जीन, केवल जीन गया है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जीन को वेक्टर के साथ भेजते हैं, ये बात कर रहा है कि नहीं हमने केवल जीन भेजा है। तो अगर केवल जीन या डीएनए को भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और उस पैराग्राफ में एनसीईआरटी भी डिस्कस करती है कि अगर हम वेक्टर के बगैर इसको भेजते हैं तो क्या होगा, उसी की बात करते हैं, ठीक है। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो पीस ऑफ डीएनए हमने सेल में भेजा, ये जाकर के मल्टीप्लाई करने लग जाएगा क्या। देखिए कोई भी डीएनए रिप्लिकेट तब होता है जब उसमें ओआरआई होती है, और हम भेज रहे हैं केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें ओआरआई नहीं है, तो ये अंदर जाके इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। या तो ये वेक्टर के साथ जाए तो वेक्टर की ओआरआई से, और नहीं तो जो होस्ट का डीएनए उससे जाके जुड़ेगा तो उसकी ओआरआई से मल्टीप्लाई कर पाएगा, खुद से नहीं करता। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट सेल है, ये डीएनए जो हमने भेजा, ये जाकर के रेसिपिएंट की सेल के डीएनए से जाकर इंटीग्रेट हो जाता है। ये बात तो ठीक है कि ये इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जब ये जाएगा और होस्ट के डीएनए से जुड़ जाएगा तो ये होस्ट के डीएनए की ओआरआई रहेगी, तो जैसे जैसे होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, सेल डिवाइड होगी, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जीन भी चला जाएगा, तो ये बिल्कुल इनहेरिट भी होगा और एक्सप्रेस भी होगा, ये बात भी सही है, ठीक है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो मतलब अपन बाहर से जो जीन भेज रहे हैं, जो डीएनए भेज रहे हैं, ये क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, जबकि होता ये है कि ये जीन होस्ट में जाकर के होस्ट के डीएनए से जुड़ता है। अब होस्ट के डीएनए से जुड़ने का मतलब है होस्ट के क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट हो गया ना, तो ये बात तो गलत है, नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट शोज एबिलिटी टू रिप्लिकेट। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रिप्लिकेशन एबिलिटी ऐसे नहीं होगी क्योंकि उसमें ओआरआई नहीं है, तो इसलिए ये बात भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब पूछा क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से करेक्ट कौन कौन है, तो करेक्ट अगर देख रहे हैं तो बी और सी करेक्ट होते हैं, बाकी ए, डी और ई जो हैं ये गलत हैं, ओके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 126। देखिए 126 क्या दे रखा है आपको, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इकोसिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, यानी ट्रॉपिकल रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है, या स्पीसीज रिचनेस क्यों है, इसके रीजन क्या है। पहला बोल रहा है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव remained relatively undisturbed for million of year, hence more time was available for species diversification। यानी अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलियंस ऑफ ईयर से किसी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, और लॉन्ग टाइम से डिस्टर्बेंस न होने की वजह से वहां पर स्पेसिएशन यानी डिफरेंट स्पीसीज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। तो ज़्यादा स्पीसीज का फॉर्मेशन मतलब वहां की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी ए स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोला ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल मतलब वहां पे बहुत ज्यादा सीजन देखने को मिलते हैं, आपको विंटर, आपको समर, यानी डिफरेंट सीजन नहीं, आपको ट्रॉपिकल में कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिलेगा, सीजनल वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी बी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। सी बोल रहा है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि ट्रॉपिक लेवल इक्वेटर पे प्रेजेंट है, और इक्वेटर पर जो सोलर एनर्जी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल लेवल की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है। यानी सी स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कांस्टेंट इन्वायरमेंटल प्रमोट निस स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट कांस्टेंट है तो एक स्पीसीज का जो निस का डेवलपमेंट है, यानी उसके फंक्शनल रोल करने के लिए, उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए वो क्या है, एक टाइप से फेवरेबल है। तो निस स्पेशलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल में, और वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। तो डी भी क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हमेशा से क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर किसी टाइप का कोई ग्लेशिएशन आपको देखने को नहीं मिला है। टेम्परेट में आपको ग्लेशिएशन देखने को मिला, लेकिन ट्रॉपिकल में किसी टाइप का कोई ग्लेशिएशन देखने को नहीं मिला। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। यानी बी को छोड़कर रिमेनिंग सारे के सारे क्या है, अपने करेक्ट है। यानी ए होगा सी डी ई, ए सी डी ई, यानी थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जेनेटिक्स से है। अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, देखिए स्नैपड्रैगन में फ्लावर कलर, ये है एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। वॉज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में ध्यान रखिएगा कि कैपिटल आर जो होता है वो रेड कलर के लिए होता है, और स्मॉल आर अपन मान सकते हैं वाइट के लिए। अब होता ये है कि कैपिटल आर होने पर तो ये कंप्लीट रेड बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर में ये पिंक हो जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और स्मॉल आर में ये वाइट होता है। पहले तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, देखिए किस किस का क्रॉस हुआ है, पिंक फ्लावर्ड का क्रॉस हुआ रेड से, तो पिंक वाला कौन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और रेड वाला है कैपिटल आर। इसका अगर हम क्रॉस करते हैं, ये दो टाइप के गैमेट बनाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो इससे देखिए प्रोजेनी क्या क्या बनी, तो एक तो कैपिटल आर और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये तो रेड बनी है और ये बनेगी पिंक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। आप देखो रेड और पिंक आ रही है, ओनली पिंक फ्लावर आ रहे हैं क्या, नहीं। रेड पिंक एज वेल एज वाइट, जी नहीं, वाइट नहीं आएगा। ओनली रेड भी नहीं, रेड फ्लावर्ड एज वेल एज पिंक फ्लावर्ड, बिल्कुल ये चौथा आंसर सही होगा। रेड भी आएंगे और पिंक भी आएंगे 50-50% प्रोबेबिलिटी में, ओके। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 128। देखो 128 आपके बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस के आपके एनसीईआरटी में 4 कॉजेज दे रखे हैं। एक है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और लास्ट दे रखा है को एक्सटिंक्शन, है ना। 4 आपको दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन हो सकता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा बोल रहा है को एक्सटिंक्शन, यस ये भी एक मेजर कॉज है। नेक्स्ट बोल रहा है म्यूटेशन, नहीं म्यूटेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रहा। फिर बोल रहा है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है ना। लास्ट बोल रहा है माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन हो रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं हो रही, यानी नेचर में तो एग्जिस्ट कर रही है। यानी मेजर कॉज कौन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के, एक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, और डी दे रखा आपको हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी ए बी और डी, ए बी डी, सेकेंड ऑप्शन ए बी डी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। एक मैच द फॉलोइंग है, कुछ नाम आपको दिए हुए हैं और उनसे मैचिंग आपको करनी है। सबसे पहले बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस को हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। इसके बाद बात करें यूस्टिलागो की, तो यूस्टिलागो जो है ये है स्मट फंजाई, पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंजाई, और अगैरिकस जो है इसे मशरूम कहा जाता है। तो ए का जो है वो थर्ड है, इसके बाद बी का जो है अगर हम लोग बात करें तो वो है सेकंड, और आपके पास सी का जो है वो है 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 130, इन ए प्लांट, देखिए ये भी आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्लैक सीड इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड, तो अपने को यहाँ मान लेते हैं, चलिए भाई कैपिटल बी ब्लैक सीड हो गया, स्मॉल बी हो जाएगा वाइट सीड,
और ब्लैक जो है वो वाइट पर डोमिनेंट है। ब्लैक वाले के जीनोटाइप या तो कैपिटल बी बनेंगे या कैपिटल बी स्मॉल बी, वाइट वाला स्मॉल बी सब कुछ लिख रखा क्वेश्चन में। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। देखिए ब्लैक वाले के जीनोटाइप दो हैं, हमें नहीं पता चलता है कि ब्लैक वाला कौन सा है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी। तो ब्लैक वाले का जीनोटाइप पता करने के लिए, देखिए जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस का क्रॉस हमेशा रिसेसिव पेरेंट से करेंगे। तो ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक कैपिटल बी है या कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका पता करने के लिए इसका क्रॉस वाइट स्मॉल बी से करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ सारे के सारे ब्लैक आएंगे, ऑल विल बी ब्लैक। और इसके साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों आएंगे, और वो भी 1:1 50-50%। और इसी से जीनोटाइप कंफर्म होगा, इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमारा आंसर किसके साथ क्रॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल वाइट के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, स्मॉल बी। क्लियर, आंसर विल बी 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। अब देखिए स्टोमेटा का डायग्राम आपको दिया हुआ है, इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर है जिसके अंदर इनर वॉल तो थिक होगी और आउटर वॉल थिन होगी। तो बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये स्टोमेटल ओपनिंग है विच इज डी, और इसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स जो होते हैं इन्हीं की इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और जो है आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। देखो 132 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, ये आपके बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, देखो चाहे इंडेंजर्ड हो चाहे कौन सी हो, एक्सटिंक्ट हो या थ्रेट फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये सारी की सारी जो लिस्ट रिलीज की जाती है यानी रेड डाटा बुक रिलीज की जाती है वो कौन करता है, IUCN रिलीज करता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू करी जाती है, IUCN के थ्रू। तो आपका ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब यहाँ 4 दे रखे हैं और इधर लिस्ट 2 में दे रखे हैं इनके ऑप्शंस। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहते हैं, जीन के डिफरेंट फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड। अगर हम देखें बैक क्रॉस प्लॉइडी, ये रहा अलील, तो ये अलील से मैच होगा। ठीक है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, F1 का होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करना अभी हमने बताया ये है टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन। ठीक है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना बैक क्रॉस कहलाता है, और केवल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट प्लॉइडी कहलाती है। एक ऑर्गेनिज्म का कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट हो तो डिप्लॉइड, तो ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल क्रोमोसोम सेट से आती है। इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। ए का थर्ड होगा। अब अगर आप देखें तो इतना इजी है कि अगर किसी को केवल ए वाला मालूम हो कि अलील होता है तो ए थर्ड तो है ही एक ही ऑप्शन में, बी वाला 4 हो जाएगा, देख लो मैच करके, सी वाला 1 हो गया और डी वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 134 बायोटेक का क्वेश्चन है। हिंद सेकेंड वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकेंड था, और ये हिंद सेकेंड जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से मिला गया था। ठीक है, ये डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट पर कट करता है जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट पर कट करते हैं जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। और ये हमेशा एक पैलेंड्रोम होता है जो 4, 6 या 8 बेस पेयर बड़ा हो सकता है। अगर मैं हिंद सेकेंड की बात करूं, एनसीईआरटी इसकी सीक्वेंस नहीं देती है, लेकिन ये जरूर बताती है कि ये 6 बेस पेयर की एक सीक्वेंस होती है पैलेंड्रोम की, वहाँ कट करता है। एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कितने बेस पेयर की इसकी साइट होती है, 4 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, 8 बेस पेयर। आंसर हो जाएगा हमारा 6 बेस पेयर। हिंद सेकेंड 6 बेस पेयर के साइज के पैलेंड्रोम पर कट करता है जिसको हम इसके रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। ओके, आंसर विल बी 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। 135 क्या बोल रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। ये आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, लेकिन जैसे ही मेटाफेज के ट्रांजिशन स्टेज में या मेटाफेज में एंटर करता है, तो एंटर करते ही काइनेटोकोर से कौन अटैच हो जाता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर है, क्या दे रहा है कि काइनेटोकोर कौन सी स्टेज में अटैच होगा, मेटाफेज में अटैच होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन, ये मेटाफेज के अंदर अटैच होगा काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, आपको इसको मैच करना है। साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं आपको, एक साइड आपको उसके रिलेशन दे रखे हैं कि कौन सा साइड किससे रिलेटेड है। सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट में। देखो, रॉबर्ट में साइंटिस्ट है, बायोडाइवर्सिटी में ये, उन्होंने क्या बोला था कि इस अर्थ पर एस्टिमेटेड जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अराउंड कितनी है, 7 मिलियन है। कितनी है, 7 मिलियन। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करी तो कितनी बताई उन्होंने, 7 मिलियन। तो ये देखो, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो रॉबर्ट मे के जो डाटा बोलता है वो क्या बोलता है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। दूसरा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज अप टू ए लिमिट। एक लिमिट तक क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने, इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है पॉल एरलिख। पॉल एरलिख ने इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे, इकोसिस्टम की हेल्थ के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा था, एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया और उसके स्क्रू यानी रिवेट को केस से कंपेयर किया स्पीसीज के साथ। उन्होंने बोला जैसे जैसे एरोप्लेन से रिवेट को हम रिमूव करते जाते हैं, वैसे वैसे एरोप्लेन क्या हो जाता है, वीक होता जाता है। वैसे ही हम एक इकोसिस्टम से अगर स्पीसीज को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि इकोसिस्टम भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उन्होंने दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो कौन सा हाइपोथेसिस दिया था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। डेविड टिलमान ने क्या दिया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउट डूर प्लॉट। यानी इन्होंने क्या बोला था, डेविड टिलमान ने क्या किया, एक लार्ज ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आप क्या देखा, ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी कम्युनिटी जहां पर क्या हो, ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एरिया जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी रिच हो, उन एरिया में ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आता है वो बहुत ही कम आता है। यानी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर उसका इकोसिस्टम क्या हो, स्टेबल हो। तो डेविड टिलमान का एक्सपेरिमेंट क्या था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। यानी ए का क्या होगा, थर्ड, बी का क्या होगा, फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। तो आपका ऑप्शन जाएगा 4 नंबर। अगेन में इज द कॉलम। ठीक है, अब यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में से कुछ साइंटिस्ट के नाम है, ग्रिफिथ, जैकब एंड मोनार्ड, हरगोविंद खुराना, मीजल्सन स्टॉल। ये चारों नाम आपको मॉलिक्यूलर के चैप्टर में मिलेंगे। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, हम जानते हैं ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया था। ओके, जैकब एंड मोनार्ड ने लेकोप्रोन की डिस्कवरी की थी, तो ये जाएगा लेकोप्रोन। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था अलग अलग तरह के, और मीजल्सन स्टॉल ने डीएनए रिप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को कंफर्म किया था। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, मैच कर सकते हो। ए में क्या आएगा, ए में आएगा थर्ड। ए में थर्ड हमारे पास 2 हैं। फिर आप देखिए बी में आएगा 4, तो बी 4 ये लास्ट वाला है। सी हो जाएगा 1 और डी, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 4th। ठीक है, साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को मैच करना था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग है बच्चों, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें आपसे ये पूछा है कि करेक्ट कंडीशन कौन से एग्जाम्पल को डिनोट कर रही है। तो मोनोएडल्फस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी से ही है, बहुत आसान, आपको चाइना रोज में मिलेगा। डाइएडल्फस कंडीशन आपको पी में देखने को मिलेगा। पॉलीएडल्फस कंडीशन जो है बच्चों वो सिट्रस में मिलता है, और एपिफिलस कंडीशन लिलिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आपका ए का होता है 4, बी का होता है आपका
यहाँ पर सेकंड, सी का होता है फर्स्ट और डी का होता है थर्ड। तो अगर आपका करेक्ट आंसर देखें तो वो होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए बच्चों, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन एक और, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 139 कोड T5 कह रहा है ग्लूट 4 क्या करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ये सेल के अंदर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल करेगा। मतलब ए का ऑप्शन क्या हो गया 4, और जब आप ए का 4 देखते हो तो आपका आंसर यहीं से आ जाता है। हालांकि बाकी मैच करें तो बी इंसुलिन क्या होता है हार्मोन, ट्रिप्सिन क्या होता है एंजाइम, और कोलेजन इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहां पर आंसर बच्चों बहुत ही आसानी से आ रहा था, पहले ऑप्शन से ही मैच हो रहा था यहां पर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर है 3। अगला क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन इन ई कोलाई। ये भी मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है और रिप्लिकेशन के बेस पर, और क्योंकि हमें एनसीईआरटी में ई कोलाई या प्रोकैरियोट के रिप्लिकेशन की बात की गई है, उसी पर क्वेश्चन है रिप्लिकेशन में देखिए जो मेन एंजाइम काम आता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, उसकी वर्किंग को लेकर के क्वेश्चन है। देखिए, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 एज वेल एज 3 to 5 डायरेक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, 5 to 3 3 to 5 नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट तो अपना गलत है। ठीक है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, ये सही है। और देख लेते हैं, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5। जी नहीं, 3 to 5 में नहीं काम करता। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। अब देखिए, कई बच्चे इस सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूज हुए होंगे। ये बात भी सही लिखी है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन रिप्लिकेशन क्या कोडिंग बात करनी है। तो रिप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं आता, इसलिए ये आंसर नहीं करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि रिप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड। बच्चों ये जो है आपको दिया गया है क्रैप्स, मतलब अगर मैं कहूँ तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हो ना फिजियोलॉजी में, वहाँ से है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे पॉइंट को इसने कवर कर दिया। अब आप इधर देखो, जैसे मैच द कॉलम है, सिट्रिक एसिड साइकिल किसको कहते हो आप लोग बच्चों? आप कहते हैं इसको क्रैप्स साइकिल को। ठीक है, अब याद आ गया होगा, क्रैप्स साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैप्स साइकिल क्यों है? क्योंकि क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था, हैंस क्रैब ने, और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना था वो 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बना था, इससे इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब आप सोचो कहाँ बना था ये बच्चों, होती कहाँ है साइकिल? ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है, यहाँ पर। ठीक, अगला आ जाओ, अगले में बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो स्टार्ट होता है वो ग्लाइकोलाइसिस से होता है। ग्लाइकोज लाइसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोज मतलब शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। कहाँ से शुरू होता है? साइटोप्लाज्म से। तो इसको जो मैच करेंगे बच्चों, ये साइटोप्लाज्म से हो गया। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप सोचिए कि जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एक तो एटीपी डायरेक्ट कैश एनर्जी मिल गई, भाई सेल तो इसी को पहचानता है। दूसरी एनर्जी जो होती है, मान लो कि चेक के फॉर्म में मिली, ए वो बनेगी क्या, NADH के फॉर्म में और FADH2 फॉर्म में, तो वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपसे पूछा कि ये होता कहाँ है, तो आपको लिखना है ये इनर मेम्ब्रेन पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ठीक, अगला देखो, अगला बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोटॉन ग्रेडियंट होता किसकी वजह से, कहाँ से है, तो आपको बताना है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। अगर आप देखिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो आप देखिएगा स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से बनता है। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना, वो कहाँ पे क्रिएट होगा, ये देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे, H+ खूब ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पर, और इसके रिस्पेक्ट में H+ कम है, ग्रेडियंट यानी डिफरेंस क्रिएट हो गया। ETS कहाँ चल रहा है, तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात करें तो ये आप देख लो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसकी इनर मेम्ब्रेन पर है, यहाँ हो गया। ठीक है, अगला देख लो
ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी आपने साइटोप्लाज्म में लिखा, और सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है? सिट्रिक एसिड साइकिल बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स ये है, इसमें होगा। तो अब करेक्ट आंसर आप चेक कर लो। यहाँ से आंसर आपको चेक करना था, यहाँ से सेकेंड हो गया, 1 हो गया, ग्लाइकोलाइसिस है ना, हाँ ये हो गया 2 है, देन 1 है, उसके बाद 4 और 3। तो आप चेक कर लो 2 1 4 3, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? मेरे ख्याल में कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि ये तो रेस्पिरेशन का एकदम मतलब बिल्कुल जनरल पार्ट है। हाँ डिटेल होता तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती थी। बच्चों ये भी आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, और इसमें देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कब होता है? जब सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकल रही हो, ठीक है ना। अब आपकी एनसीईआरटी ने जो क्रैब साइकिल दिया उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, जबकि अगर हम इसी चीज़ को देखें तो आप देखिए होता क्या है क्रैब साइकिल। सबसे पहले बच्चों ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। रुकिए इसको दूसरे उससे पार्ट से बनाते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। बच्चों देखिए सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये है, ठीक है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, राइट। अब ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसके साथ कंडेंस होती है? ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस होती है। ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में जब कंडेंस होती है तो ये बनाती है सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगी? सिट्रिक एसिड बनाएगी। ये सिट्रिक एसिड बन गया 6 कार्बन। अब सिट्रिक एसिड बच्चों आइसोमराइज होकर के सिस एकोनिटिक एसिड बनाएगी। सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड बनाएगी। इसमें एनसीईआरटी ने नाम केवल लिख दिया है, और देन आइसोसिट्रेट बना देती है, आइसोसिट्रेट बना देगी। अब इस आइसोसिट्रेट के बाद आपको बताना है बच्चों, आइसोसिट्रेट है, इस आइसोसिट्रेट के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये बनेगा। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ पे बच्चों एक ऑक्सीडेशन होगा, और इस एक ऑक्सीडेशन में कितने NADH? एक NADH बनेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर NAD+ ये है, और ये बन रहा है NADH.H+, इस फॉर्म में बन रहा है। अब आप सोचिए NADH बना क्यों है? ज़रूर यहाँ आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकली होगी। आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकली मतलब आइसोसिट्रेट का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रही है? NADH बना रही है। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ से बच्चों, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ये बनाती है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या बनाती है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये बनाती है, ठीक। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितने हैं? 5 कार्बन है। इसका मतलब एक कार्बन CO2 के फॉर्म में इवॉल्व होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें 6 कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? 5 कार्बन कंपाउंड में। नेक्स्ट देखो फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ये बनाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना देता है, ठीक। तो यहाँ से भी CO2 रिलीज होगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और हाइड्रोजन भी निकलेगी। बच्चों अगर ये हाइड्रोजन निकलती है तो आपको फिर से बताना, ये जो हाइड्रोजन निकली है इसी हाइड्रोजन से फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा? NADH.H+। इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे आपको ध्यान से इसको देखना है। नेक्स्ट आते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये बच्चों बनाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड ये बनाता है, और सक्सिनिक एसिड ये बनाएगा फ्यूमरिक एसिड। एक सीक्वेंस पहले लिख देते हैं, फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड ये बन गया मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, और ये बना लेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने स्टेप पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको ये जानना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या बनाएगा? यहाँ है GDP, और GDP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर के कन्वर्ट होती है GTP में। अब इसी को कहा गया कपल्ड प्रोसेस। ये क्या है बच्चों? कपल्ड प्रोसेस है। क्यों कहा गया? क्योंकि 2 प्रोसेस साथ चल रही हैं। एक तरफ तो GTP बनता है, और दूसरी तरफ GTP अपना ही फॉस्फेट डोनेट करके
क्या बना देगा, एटीपी बना देगा एडीपी से, ठीक है। ये कपल प्रोसेस है, एक तरफ जीटीपी बना तो जीटीपी ने अपना ही फॉस्फेट दिया और क्या बना दिया, एटीपी। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट, जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो बच्चों यहाँ पर जो होता है FAD, ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए, ठीक। तो हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से निकली ना, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन। और एक लास्ट स्टेप पे जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी बच्चों एक NADH बनता है। पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। NADH बना, आपको देखना बच्चों ये क्रैब साइकिल है, TCA साइकिल है। तो इस TCA साइकिल में, इस क्रैब साइकिल में जितनी जगह पर NADH बन रहा है तो हाइड्रोजन कहाँ से आई, सबस्ट्रेट ने दी। मतलब इस जगह सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रही, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो यहाँ हुआ। और यहाँ पे हो गया ये है, ठीक है। इस मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आपको अब देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व नहीं करता है, डज नॉट दिया हुआ है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन कौन नहीं कर रहा है, देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल नहीं, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है बच्चों, SLP है। तो अब आप देखो यही तो बताना था, व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। सेकंड है क्या, देखो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, NADH बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, मैलिक एसिड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, मैलिक एसिड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। और सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में अगर कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन निकली नहीं सबस्ट्रेट से कि आपको कह देना ऑक्सीडेशन। तो करेक्ट आंसर कहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, देख सकते हो आप इसमें, करेक्ट। बच्चों ये थोड़ा सा जो है सोचने वाला था, ठीक है, तो इसको हम मॉडरेट मान सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखिए, ये भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है और सीधे हार्मोन के एप्लीकेशन से है। देखिए, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप with which of the following plant growth regulator in hormone increases the length of stem thus increasing the yield। आपने पढ़ा है अपनी NCERT में कि अगर शुगर केन और जो ग्रेप्स स्टॉक है इस पे अगर जिब्रेलिन्स को स्प्रे कर दिया जाए, इसका एप्लीकेशन दे दिया जाए तो इसका इंटरनोड इलोंगेट हो जाता है। अब तुम सोचो, शुगर केन यानी गन्ने में अगर इंटरनोड इलोंगेट होगा तो गन्ने की लंबाई तो बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इस तरीके से जिब्रेलिन का एप्लीकेशन दे करके 20 टन्स पर एकड़ तक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया है। और एप्लीकेशन किसका था बच्चों, जिब्रेलिन्स का। ये डायरेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 वापस से किसका है, सेल स्ट्रक्चर का, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से बोल रहा है कि डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। आपको डीएनए की नेचर पूछी है कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होगा उसकी नेचर क्या होगी। देखो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात करें, चाहे हम क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की बात करें या बैक्टीरिया के डीएनए की बात करें, तीनों का डीएनए क्या होता है, सेम। कैसा होता है, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के अंदर। तो क्या होगा, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। in C3 plants some oxygen binds to rubisco hence CO2 fixation is decreased, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों RUBP इसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम क्या है, रुबिस्को। रुबिस क्या है, RUBP यानी रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और को क्या है, C से है कार्बोक्सिलेज, O से है ऑक्सीजनेज। मतलब ये एंजाइम डुअल फंक्शन करता है। CO2 ज़्यादा मिले तो CO2 का फिक्सेशन करके फोटोसिंथेसिस कर देगा, कार्बोक्सिलेशन। और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई इसको तो ये फोटो ऑक्सीडेशन भी कर देता है, जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, वेस्ट प्रोसेस, ठीक। तो क्या C3 प्लांट में होता है, बिल्कुल सही है। C3 प्लांट में ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड करता है। अगर आपको याद हो तो ये प्रोसेस कैसे चलती है, देखो इधर RUBP
5 कार्बन कंपाउंड है। ये ऑक्सीजन जब ज़्यादा हुई, कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तब के लिए है। तो RuBP ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल PGA बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बना करके ये फोटो रेस्पिरेशन कर देता है। C3 में पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन C4 प्लांट्स मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि C4 प्लांट के मीजोफिल सेल में रूबिस्को होता ही नहीं है। क्या होता है अगर आपको याद हो तो ये देखो, अगर मैं ऐसे सेल बनाती हूँ, है ना, मान लो कि ये सेल ऐसे है, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये सेल बच्चों इस तरीके से है और इसमें से यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा हमने ये गैप बना दिया, ये हो गई पूरी सेल। तो इसमें से जो है ये आप देखिएगा, ये बच्चों क्या है, इसको हम कहते हैं ये है मीजोफिल सेल, ठीक। और ये क्या है, ये है बच्चों बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ सेल है। अब आप देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही, कैसे चल रही है, यहाँ आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों इसके पास पेप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला पेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये कभी भी इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम होगा? पेपकेज होगा। क्या कहते हो इसको? पेपकेज है। तो पेपकेज यानी पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये CO2 लेता है, चाहे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा अगर एक्वाटिक प्लांट है, नहीं तो नॉर्मल CO2 लेगा। और क्या बना लेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब ये जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्दर रिडक्शन के बाद क्या बनाएगा? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जब इधर डिफ्यूज़ होती है और ये कन्वर्ट हो जाएगी पायरुविक एसिड में, तो इसका बच्चों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलेगा, ठीक। यही CO2 RuBP देखो इसके पास है, ये RuBP इसके बाद है। ये CO2 लेकर के PgAl लेकर के और यहाँ पे क्या बना देगा? ये PgAl है ना, और ये बना देगा ग्लूकोज बना देगा और वापस से क्या बना देगा? फिर से RuBP बना देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, ये PA जब इधर आता है और रीजनरेट होकर के फिर से क्या बना देगा? पेप बना देगा। अब आप पहले इस ऑप्शन को चेक करो। इस ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है, इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। कैसे फोटो रेस्पिरेशन हो सकती है बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि पेपकेज है। और फोटो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए आपको बताना है। उसके लिए पहली बात तो ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए और एंजाइम कौन सा होना चाहिए? रूबिस्को। एंजाइम कौन सा होना चाहिए बच्चों? रूबिस्को होना चाहिए। क्या रूबिस्को यहाँ पर है? तो बिल्कुल भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है C4 प्लांट। पहली बात तो C4 प्लांट में कभी फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। और वो भी इसने क्या दे दिया कि इसमें मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। वाइल बंडल शीथ सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। बच्चों फोटो रेस्पिरेशन यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ तो रूबिस्को है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। चलिए बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो मेरे ख्याल में इसको आपने कर लिया होगा। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन ये भी बच्चों क्वेश्चन मॉडरेट है, मीडियम है, इसको ईजी भी नहीं बोलेंगे, टफ भी नहीं। Question 146. Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? ये भी टिश्यू कल्चर का ही क्वेश्चन है जो कि नई NCERT में बायोटेक में ऐड कर दिया गया है। टिश्यू कल्चर का एक तरीका है कि अगर कोई दो प्लांट जिनका हम क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा सकते, उनको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू भी उनका हाइब्रिड बना सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दो प्लांट सेल ले ली, ये प्लांट सेल ले ली दोनों, अब इनकी क्या करते हैं, दोनों की सेल वॉल रिमूव करते हैं। प्लांट सेल की सेल वॉल रिमूव की जाती है, ठीक है। और सेल वॉल रिमूव करने के बाद अब जो है ये सेल मेम्ब्रेन वाले दोनों हिस्से बच जाते हैं, ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट। तो ये एक स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट, ये दूसरी स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट।
ये मान लीजिए वैरायटी 1, तो ये वैरायटी 2, दो अलग अलग प्लांट की वैरायटी है, दोनों के प्रोटोप्लास्ट। फिर इनको फ्यूज़ कराया जाता है, तो पहले ये 2 न्यूक्लियस आते हैं, फिर इसको भी फ्यूज़ कराते हैं और इस तरह से कंबाइंड सेल बन जाती है। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो क्या फ्यूज़ करते हैं, इतना सा पूछा है हमसे, तो फ्यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट, पोलन, केलस या सोमेटिक एम्ब्रियो नहीं। सेल में से सेल वॉल हटा के प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, उनको फ्यूज़ करते हैं और जो हाइब्रिड सेल बनती है उससे फिर एक नया प्लांट बनाते हैं। इसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कहते हैं और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है बच्चों आपसे वो फेओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है कि ब्राउन एल्गी के बारे में इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड, बच्चों गलत है क्योंकि यहाँ आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogammy तीनों देखने को मिलता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट। सी की बात करें, स्टोर्ड फूड जो है वो क्या होता है, लेमिनेरिन और मैनिटॉल, सही है। मेजर पिगमेंट्स जो हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, बिल्कुल सही है। और इसके बाद बात करें वेजिटेटिव सेल्स जो हैं इन पर जिलेटिनस कवरिंग मिलेगी आपको एल्जिन की, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ए, सी, डी और ई जो है वो करेक्ट है और बी जो है इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन भी अपने किसके है, इकोसिस्टम से आया है। देखो इकोसिस्टम से ये दिया गया है 10% लो एनर्जी से, कहाँ से 10% एनर्जी। देखो 10% एनर्जी लो क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर ट्रॉपिक लेवल में जाने पे ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% एनर्जी का क्या हो जाता है लॉस, ओनली 10% एनर्जी आगे क्या होती है ट्रांसफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 जूल एनर्जी है और ये ट्रॉपिक लेवल 1 पे है, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी 10 जूल, यानी T2 ट्रॉपिक लेवल पे 10 जूल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी जाएगी, अगर हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो 1 जूल जाएगी, यानी T3 पे 1 जूल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, यानी T1 की कितनी दे रखी है आपको 100x, what would be the GPP gross primary productivity of third tropic level of the same ecosystem। आपको T1 की दे रखी है, आपको बतानी है किसकी T3 की। तो T1 से जब T2 में जाएगा तो कितनी बचेगी 10x, अगर यहाँ 100 है तो ओनली 10% पर ट्रांसफर होगी और यहाँ से ओनली 10% ट्रांसफर होगी तो कितनी बचेगी आपके पास x बचेगी। तो कितनी बचेगी x किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो फोर्थ ऑप्शन, तो अपने कौन सा ऑप्शन गया फोर्थ, ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पॉलिनेशन चैप्टर से है और इसमें आपको ये दिया गया है कि सारे स्टैमेन ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, ये स्टैमेन क्या हो रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये पॉलिनेशन किससे रिलेटेड होगा, विंड से रिलेटेड होगा, यानी विंड पॉलिनेशन होगा। कैसे, देखो विंड पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। पॉलन क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल नॉन स्टिकी पॉलन्स क्या होने चाहिए, स्मॉल नॉन स्टिकी, है ना, यानी ड्राई कह देते हैं इसको, नॉन स्टिकी यानी ड्राई होना चाहिए और ह्यूज अमाउंट होना चाहिए, इसका ह्यूज अमाउंट में है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब अगर पॉलन छोटा है तो फ्लावर भी छोटा होगा, स्मॉल फ्लावर्स हैं इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल फ्लावर्स हैं, ठीक। अगर स्मॉल फ्लावर्स हैं तो लार्ज इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों इसके लिए, ताकि पॉलिनेशन, सोचो छोटे छोटे फ्लावर से कैसे पॉलन यहाँ फंसेगा, मोस्टली चांसेस बनेगी कि पॉलन यहाँ स्टक हो ही नहीं पाएगा, इससे ये लार्ज इन्फ्लोरेसेंस में छोटे छोटे फ्लावर जो है अरेंज होते हैं। तो इनको लिखना है लार्ज इन्फ्लोरेसेंस, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये लार्ज इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर का गुच्छा हो जाए पूरा, है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन एक्सेस, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया लार्ज। अब देखो इसमें स्टैमेन कैसा होना चाहिए भाई, पहली बात तो स्टैमेन बाहर की ओर निकले होने चाहिए, एक्सपोज्ड। तो स्टैमेंस कैसे होने चाहिए, स्टैमेंस एक्सपोज्ड होने चाहिए बाहर की ओर। एक तो स्टैमेन एक्सपोज्ड होना चाहिए, दूसरा वर्सटाइल, इजीली मूव करने वाला, ताकि आसानी से जो है अगर विंड ब्लो हो
तो ऊपर से एंथर से फिलामेंट अलग हो जाए और पॉलन रिलीज हो जाए। ठीक, इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे तो स्टिग्मा भी एक्सपोज होगी प्लस फेदरी होगी। स्टिग्मा क्या होगी? एक्सपोज प्लस फेदरी, एक्सपोज प्लस फेदरी। ये फेदरी होगी, ब्रश लाइक होगी, ताकि आसानी से पॉलन स्टक हो सके। इससे ये इन्फ्लोरेसेंस किससे रिलेटेड है? विंड पॉलिनेशन, जिसे आप एनिमोफिली कहते हैं। चेक कर लो, क्लिस्टोगैमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखें, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी, गलत। अगर इस तरह से एक्सपोज है तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगैमी होगा। तीसरा, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टैमेन, बिल्कुल सही है, स्टैमेन एक्सपोज हो रहे हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टैमेन विद म्यूसिलेजिनस कवरिंग। बच्चों यहाँ कोई वाटर बना है क्या? क्या म्यूसिलेज कवरिंग है पॉलन की? जब वाटर होगा तब पॉसिबल है, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, राइट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही आसान मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। यहाँ लिस्ट है और यहाँ कंडीशंस हैं, आपको मैच करना है लिस्ट को कंडीशंस के साथ। एग्जाम्पल सबसे पहला रोजेसी फैमिली जो है, इसके अंदर आपको पेरिगाइनस कंडीशन यानी हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है, तो आपका ए का हो गया है सेकंड। इसके बाद देखें आपके पास पी जो है, इसके अंदर आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। कॉटन की बात करें तो यहाँ होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और मैंगो जो है वो एक ड्रूप है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मैच करें तो आपका करेक्ट आंसर आता है बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं।